रोजगार विधि सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है। क्या अर्थ है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जहाँ बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं। दूसरा है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तीसरा है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। चौथा है श्रमिकों की उत्पादकता कम है। पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये है कि जो काम दो लोग कर सकते हैं, उसी काम में 10 लोग लगे पड़े हैं और काम उतना ही है। जैसे 2 बीघा खेत के गेहूं का खेत काटना है, उसको 2 लोग भी काट सकते हैं, लेकिन उसमें पूरा घर लगा पड़ा हुआ है। तो क्या है, जो 2 लोगों का काम था और जो 8 लोग लगे हैं वो बेरोजगार हैं। यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज़्यादा होती है कृषि में। तो इसका सही आंसर है कि श्रम की उत्पादकता शून्य है। श्रम की उत्पादकता शून्य है। समझे? मतलब क्या है कि श्रम तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उत्पादकता चाहे 2 लोग करें तब भी उत्पादकता उतनी होगी, उतना ही गेहूं पैदा होगा। और चाहे 10 लोग करें, चाहे 10 लोग गेहूं को काटें, तब भी उत्पादकता 2 कुंतल है या 4 कुंतल है, उतनी रहेगी, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है कि श्रम की उत्पादकता जहाँ शून्य होती है वहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात खाली जगह द्वारा अनुमानित किया जाता है। पहला है गरीबी सूचकांक, दूसरा है लोगों की संख्या के अनुपात, तीसरा है विश्वमोहन सूचक या फिर गरीबी रेखा से नीचे। पूछ रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए? यानी 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए? CR दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू और महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनको छुड़ाने के लिए जलियांवाले बाग में सभी लोग सभा करने गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला या फिर कलकत्ता से रानीगंज। इसका सही आंसर है कलकत्ता से आगरा। सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन की बात कर रहा है, रेलवे लाइन की बात नहीं कर रहा है। टेलीग्राफ लाइन कहाँ से? कलकत्ता से आगरा के बीच। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट करना। इक्विनॉक्स बहुत पूछा जाता है। इक्विनॉक्स का मतलब क्या है? वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो उसमें कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है, दिन और रात जब समान हो जाते हैं तो उस घटना को या उस तिथि को कहते हैं हम इक्विनॉक्स के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर श्रीलंका। कौन सा ऐसा देश है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान से बिल्कुल लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, भूटान से भी, लेकिन हमारी श्रीलंका से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, लेकिन जल सीमा लगती है। स्थल की सीमा नहीं लगती है, लेकिन जल की सीमा लगती है। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु नानक देव यानी सिख धर्म के वास्तविक प्रवर्तक गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, तलवंडी या पटना साहिब। इसका सही आंसर है तलवंडी। तलवंडी कहाँ है? तलवंडी ये लाहौर में है, पंजाब प्रांत में पड़ता है तलवंडी। वहीं अपना गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। किस देश की सीमा चीन से लगती है? पहले तो ये बताएं कि चीन से कितने देशों की सीमाएं लगती हैं। तो किस देश से? उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम या फिर साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर है
वियतनाम, वियतनाम इसकी राजधानी है हनोई। तो मैंने क्वेश्चन भी किया था कि चीन से कितने देशों की सीमाएं लगती हैं? 14 देशों की सीमाएं लगती हैं। और इसका आंसर है चीन की सीमा किससे लगती है? वियतनाम से। पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पॉलिस्टर तथा कपास, कपास, पॉलिस्टर तथा ऊन, रेयान तथा कपास या रेयान प्लस ऊन। पॉलीकॉट, पॉलीकॉट क्या होता है? पॉलीकॉट ये पॉलिस्टर प्लस कपास, पॉलिस्टर और कपास दोनों का मिश्रण होता है। पॉलिस्टर, अब पता नहीं होगा पॉलिस्टर किससे तैयार होता है। पॉलिस्टर होता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इससे पॉलीकॉट तैयार होता है और प्लस उसमें कपास मिलाया जाता है, तब बनता है पॉलीकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे? अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन तो चारों है, वायु, खनिज, वन, कोयला, सभी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसने कहा है अक्षय। अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो। कोयला, कोयला भी एक दिन खत्म हो जाएगा। खनिज, जितने भी खनिज निकाले जा रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। वन का भी खत्म होना स्वाभाविक है, लेकिन वायु क्या है? जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक ये वायु रहेगी। तो अक्षय, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? वायु है, सौर ऊर्जा है, ये क्या है? सब अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? वह कैसे? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 256? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 32 किसके बारे में है? अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसमें। आप अपने संविधानों का हनन नहीं होने, आप अपने मूल अधिकारों का हनन अगर हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें ये कहा गया है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार ये प्रोवाइड करवाता है अनुच्छेद 32। इसलिए B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना है। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? यानी नाइट्रोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं पौधे? अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं। दूसरा है कार्बनिक पदार्थों के रूप में लेते हैं। तीसरा है सीधा वायुमंडल से लिया जाता है। ये तो हो ही नहीं सकता है, सीधा वायुमंडल से नहीं लिया जाता है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में भी लिया जाता है और अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में भी लिया जाता है। तो इसका सही आंसर है पहला और दूसरा। कौन सा है? ये वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें भी एक क्वेश्चन आ गया है फिजिक्स का। ये क्वेश्चन आपका आना स्वाभाविक है फिजिक्स का। इस तरीके से छोटा सा है, 900 ओम प्रतिरोधक वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी यदि इसमें 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए? जैसे आप हीटर से आप जैसे सर्दी में ताप रहे हैं, तो एज्यूम करिए, मानो कि वो हीटर का तार आपका 900 ओम का हीटर का तार है, ठीक। तो कितनी ऊष्मा देगा, तो मैं आपको कितनी हीट देगा, कितनी हीट उत्पन्न होगी यदि उसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी जाए, 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी जाए, वो भी 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो वो कितनी ऊष्मा देगा? घर का क्वेश्चन है आपका, इसको भी जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए सूत्र होता है कि कितनी ऊष्मा देगा, उत्पन्न ऊष्मा बराबर होता है I स्क्वायर, टाइप नहीं हो पा रहा है क्या, I स्क्वायर RT। आई स्क्वायर की धारा का मान है 0.3 का स्क्वायर कर लें, 0.3 का स्क्वायर, आई स्क्वायर, आर का मतलब है 900 ओम गुणा टी 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही। तो आई स्क्वायर का मान कितना हुआ? आई स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.909 इंटू 900 गुणा 10 यानी 9000 करते रहे इसको, ठीक है। अब 9 का गुणा 9 में करें, 9 में 81 और जीरो कितना बचा? 3 जीरो इधर था, 2 जीरो इधर कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 1 जीरो, यानी 810 बना जाके
810 कहीं ऑप्शन है, ये वाला रहा, यानी 810 जूल हो गया ये, 810 जूल ऊष्मा इतनी मिलेगी आपको इतने समय में। नेक्स्ट प्रश्न, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो कहा जाता है कि उसकी गति कैसी है? एक समान है, सरल रेखी है, असमान है या सम है? तो इसकी गति कैसी होगी? असमान होगी, क्योंकि समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहा जाएगा? असमान गति। नेक्स्ट प्रश्न, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का कहलाती है, क्या कहलाती है? किसी विशेष स्थान की बात कर रहा, किसी पर्सनल स्थान की तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति क्या कहलाती है? जलवायु, पारिस्थितिकी, पर्यावरण या फिर मौसम? इसका सही आंसर है कि मौसम, क्योंकि मौसम हर समय बदलता रहता है। लेकिन जलवायु क्यों नहीं हुआ? जलवायु, क्योंकि जलवायु एक लंबे समय तक, काफ़ी लंबे समय के बाद जलवायु परिवर्तन होता है, तो जलवायु हो नहीं सकता है। लेकिन यहाँ प्रतिदिन की परिस्थिति कह रहा है, प्रतिदिन परिस्थिति बदलाव होता है तो उसे कहते हैं मौसम। नेक्स्ट प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली जगह वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ड्राइंग टूल बार, व्यू बटन, स्टेटस बार या फिर टैब स्टॉप, क्या बोलते हैं? इसका सही आंसर है स्टेटस बार। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है पहला संविधान संशोधन। ये हुआ 1951 में। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में, और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार से संबंधित नियम है। नेक्स्ट प्रश्न, नाट्य शास्त्र जिसमें अभिनव कलाओं को अच्छी तरीके से संरचित किया गया है, इसकी रचना की है, किसने की है? भवभूति ने, भास ने, भरत मुनि या फिर कालिदास ने? इसका सही आंसर है भरत मुनि जी ने। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि जी ने। दिसंबर 22 यानी 22 दिसंबर, जिस दिन प्रतिभाशाली श्री निवास रामानुज का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया जाएगा? राष्ट्रीय सदस्य दिवस के रूप में, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में, सांख्यिक दिवस के रूप में या फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय गणित के रूप में। राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में किसके जन्म दिवस माना जाता है? श्री निवास रामानुजन के जन्म दिवस। नेक्स्ट प्रश्न, म्यांमार का नया नाम, म्यांमार खुद ही नया नाम है, नया नाम नहीं होना चाहिए, पुराना नाम। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, अश्वघोष जो राजा के दरबार में रहता था, अश्वघोष जो राजा के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित्र लिखी? कनिष्क, बाबर, विक्रमादित्य या अशोक? इसका सही आंसर है कनिष्क। कनिष्क क्या है? कनिष्क, अश्वघोष जो राजा कनिष्क के दरबार में रहता था, अर्थात राजा कनिष्क का दरबारी कौन था? अश्वघोष। अश्वघोष ने लिखा है। ये भी पूछ सकता है कि बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? ये अश्वघोष ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? स्वेज नहर, बाल्टिक सागर या वेलेंड नहर या कील नहर? इसका सही आंसर है स्वेज नहर। स्वेज नहर का मैंने पिछली बार भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में, कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है? ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर प्लस लाल सागर, भूमध्य सागर प्लस लाल सागर। भूला स्वेज, मैंने ट्रिक बताई थी आपको, स्वेज नहर में घूमने गए, भूल गए। भूला मतलब भूमध्य सागर और लाल सागर। लेकिन ये लाल सागर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हिंद महासागर में। इसलिए हिंद महासागर भी लाल सागर को कह सकते हैं, या लाल सागर नाम है तब भी दोनों सही माने जाएंगे, क्योंकि हिंद महासागर का ये भाग है लाल सागर।
लेकिन जनरली ये पूछा जाता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो इसका सही आंसर है सुएज नहर। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि सुएज नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो ये यूरोप और एशिया को अलग करती है। यूरोप प्लस एशिया लिख नहीं पा रहा है, यूरोप और एशिया को अलग अलग करती है कौन सी नहर? सुएज नहर। निम्न में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये तो सभी को पता ही होगा, बताने की आवश्यकता नहीं। 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन थे? विदेश नीति के लिए महात्मा गांधी, के मुंशी, वी.आर. अम्बेडकर जी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी? इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्रधानमंत्री थे। ये भारतीय विदेश नीति के रचयिता थे। इनके पास ये प्रधानमंत्री होते हुए भी विदेश नीति अपने पास ही रखते थे। जो भी विदेश की नीति बनाते थे तो इस स्वयं अपने पास ही रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? उद्गम नहीं, गलत टाइप हो गया, उद्गम। बौद्ध धर्म का उद्गम कहाँ से हुआ? सिक्किम, बिहार, यूपी या एमपी? इसका सही आंसर है बिहार। लेकिन सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताया उन्होंने? अपना यूपी, उत्तर प्रदेश में। लेकिन बौद्ध धर्म का उद्गम कहाँ से हुआ? बिहार से। महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? आप कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? सॉरी, भारत में होना चाहिए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? धीरूभाई अंबानी, वर्गीज कुरियन, स्वामीनाथन या फिर एस.के. बिरला? बताएं। इसका सही आंसर है वर्गीज कुरियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति किसकी है? पी.बी. शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स या रॉबर्ट ब्राउनिंग? किसकी है कृति? किसकी पंक्ति है? इसका सही आंसर है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स बहुत इंपॉर्टेंट। जनरली क्या रहता है कि जॉन कीट्स जो है वो पौराणिक कथाएं ज़्यादा लिखते हैं। जितनी भी कथाएं हैं इनकी वो पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। ठीक है। इंडीमियन नामक एक क्या होता है, गडरिया, जिसे चांद की देवी सेलेंस से प्यार हो जाता है, तो उन्हीं के ऊपर उन्होंने ये पंक्ति कही है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर ईवर। बहुत ही सुंदर थी, उससे प्यार हो जाता है सेलन, चांद की देवी सेलन से। उसी के बारे में उन्होंने ये वर्ड कहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जब दो समांतर शीशों को आमने सामने जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है, मानो एक शीशा ऐसा रख दिया, ठीक, और एक शीशा ये रख दिया, इसके बीच में रख दी वस्तु, ठीक है, आमने सामने रख दिया, तो उसके जो प्रतिबिंब हैं वो कितने उत्पन्न होंगे? बताइए। इसके प्रतिबिंब होंगे अनंत। कितने प्रतिबिंब होंगे इसके? अनंत होंगे। या अगर नहीं विश्वास है तो प्रैक्टिकल करके देख लेना।